तो दोस्तों मैं नैन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्त। तो चलते हैं हम लोग आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम क्या जानेंगे मेरे दोस्त। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बहुकोशिकीय जंतु के बारे में जानेंगे कि बहुकोशिकीय जंतु में उत्सर्जन की क्रिया किस प्रकार से होती है, उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम दोस्तों जानेंगे उत्सर्जन के बारे में। और उत्सर्जन अपना जो चैप्टर था वह उत्सर्जन चैप्टर आपको याद ही होगा कि मैं इस क्लास की पहली वीडियो आपके इस चैनल पे अपलोड कर दिया हूं। ये आपकी इस क्लास की सेकंड वीडियो है। ये आपकी कौन सी वीडियो है? सेकंड वीडियो है। तो देखिए, याद रखेंगे मेरे दोस्त, हम आपको बताए हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास जंतु जो हैं इस पृथ्वी पर, ये जंतु कितने प्रकार के हैं? तो ये दो प्रकार के हैं। या तो वे एक कोशिकीय जंतु हैं, या तो वे एक कोशिकीय जंतु हैं, या तो वे क्या हैं? बहुकोशिकीय जंतु हैं। या तो वे एक कोशिकीय जंतु हैं, या तो वे बहुकोशिकीय जंतु हैं। इस बात की जानकारी रखेंगे मेरे दोस्त, इस बात की जानकारी रखेंगे। ठीक है, इस पृथ्वी पर दो प्रकार के जंतु हैं, या तो वे एक कोशिकीय हैं या तो वे बहुकोशिकीय हैं मेरे भाई। ठीक है, हम आपको जो बता रहे हैं उस चीज को ध्यान से सुनिए और समझते चलिए। देखिए, हमारे पास क्या है कि अगर हम कहें आपसे कि ये उत्सर्जन क्या है, क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। हम आपको बताए थे मेरे दोस्त कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के पाचन के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं, कुछ बेकार पदार्थ बनते हैं, और उन बेकार पदार्थों के अगर शरीर में संचय हो जाए तो उसके संचय होने से हमारी जो जैविक क्रिया है वह जैविक क्रिया रुक जाती है। और इस जैविक क्रिया को न रुके, ये जैविक क्रिया न रुके, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो यह जैविक क्रिया न रुके, इसके लिए हमें दोस्त क्या करना चाहिए? हमें उन शरीर से बेकार पदार्थों को बाहर निकालने की जरूरत होती है। तो हमारे शरीर में उन बेकार पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जो तंत्र मदद करता है उस तंत्र का नाम होता है उत्सर्जन तंत्र। और उत्सर्जन तंत्र से क्या बाहर निकलते हैं? तो उत्सर्जन तंत्र से उत्सर्जित पदार्थ निकलते हैं। हम इसके बारे में पिछले क्लास में बता चुके हैं, तो इस क्लास में बस मोटा मोटा आपको बता रहे हैं कि अगर उत्सर्जन चैप्टर है ना, तो उत्सर्जन चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम जो हमारे शरीर में जो भी बेकार पदार्थ बनते हैं, क्या बनते हैं? बेकार पदार्थ। जैसे हम आपको बताते हैं भोजन के पाचन के फलस्वरूप क्या हुआ? पाचन से ऐसा नहीं है कि केवल और केवल हमें ऊर्जा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। ऊर्जा के साथ साथ कुछ उत्सर्जित पदार्थ भी बनेंगे, मतलब कुछ बेकार पदार्थ भी बनेंगे। क्या बनेंगे भाई? कुछ बेकार पदार्थ बनते हैं, और वे बेकार पदार्थ हमारे शारीरिक या जैविक क्रिया को, ये जो बेकार पदार्थ हैं, ये बेकार पदार्थ जैविक प्रक्रिया को संचालन में, जैविक प्रक्रिया के संचालन में बाधा बनते हैं, और इसलिए इन बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जरूरत होती है। अब ये बेकार पदार्थ भाई कौन कौन से हो सकते हैं? तो इस बेकार पदार्थ के रूप में भाई या तो हो सकता है अमोनिया, या तो हो सकता है अमोनिया, या तो हो सकता है यूरिया, या तो हो सकता है यूरिक अम्ल, या तो हो सकता है यूरिक अम्ल, या तो हो सकता है भाई, या तो हो सकता है भाई एमिनो अम्ल, या तो हो सकता है भाई, या तो हो सकता है भाई हम कह सकते हैं गुआनिन। ये बात ध्यान रखेंगे मेरे भाई। अब इन बेकार पदार्थों को, ये जो बेकार पदार्थ हैं जो सजीव के शरीर में बन रहे हैं, इन बेकार पदार्थों को कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। क्या कहते हैं मेरे भाई? उत्सर्जी पदार्थ। क्या कहते हैं मेरे भाई? उत्सर्जी पदार्थ। अब इन उत्सर्जी पदार्थ को भाई, इन उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से क्या करना है? बाहर निकालना है। शरीर से क्या करना है? बाहर निकालना है। अब इन शरीर से इन्हें बाहर निकालने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए भाई? हमारे पास होने चाहिए अंग, और इन अंगों के समूह जो होंगे, उस अंगों के समूह से हमारा क्या बनेगा? तंत्र बनेगा। और उस तंत्र को क्या कहेंगे भाई? उत्सर्जन तंत्र। उस तंत्र को क्या कहेंगे भाई? उत्सर्जन तंत्र। उस तंत्र को क्या कहेंगे भाई? उत्सर्जन तंत्र। उस तंत्र को क्या कहेंगे मेरे भाई?
उत्सर्जन तंत्र। तो हमें उत्सर्जन तंत्र के बारे में समझना है और हमें देखना है कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें होती है। भाई एक कोशिकीय जंतु है, तो हम कहे भाई कि आपका घर है और आपके घर में भाई, और आपके घर में मान लो दो घर है, दो घर ना मानो, मान लो कि अलग अलग व्यक्ति का घर है। एक घर में एक ही आदमी रहता है, एक घर में कितना आदमी रहता है भाई, एक आदमी रहता है। और एक घर में बहुत से आदमी रहते हैं, बहुत से आदमी मतलब मान लो 5 आदमी रहते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब समझो मेरे भाई, जब एक आदमी एक व्यक्ति के घर में रहता है, अब एक आदमी रहता है भाई, तो उसी एक आदमी के द्वारा सारे क्रियाकलाप करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? उसी एक आदमी के द्वारा सारे क्रियाकलाप करने पड़ेंगे। भोजन बनाए तो, बाजार जाए तो, सब्जी लाए तो, या फिर कपड़ा धो तो, या फिर खाना खुद निकाल के खाए तो, जो भी काम है इसी एक आदमी के द्वारा ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत सारे आदमी हैं तो कार्यों का बंटवारा हो सकता है, और कार्यों का बंटवारा होगा तो काम अच्छे से सुदृढ़ तरीके से संपन्न होगा। इसलिए मेरे भाई अब क्या हो जाता है, इसलिए यहां से जो एक कोशिकीय जंतु है, हम जानते हैं कि एक कोशिकीय जंतु के रूप में हम इसके बारे में अच्छे तरीके से परिचित हैं, जिसका नाम है अमीबा। अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं और अगर आप इस अमीबा से परिचित नहीं है तो भाई आपका बायोलॉजी पढ़ना बहुत ही बेकार है, ठीक है मेरे भाई। ये हो गया अमीबा, ये क्या हो गया मेरे भाई, अमीबा। ये हो गया केंद्रक। अब होता क्या है मेरे भाई, होता क्या है इसमें, ध्यान देना कि इस अमीबा में कोई सा भी उत्सर्जन तंत्र नहीं होता है, कोई सा भी उत्सर्जन तंत्र नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि भाई ये एक आदमी है और एक आदमी के पास एक ही अंग है और उसी से सारा काम करना है। एक ही कोशिका है या एक कोशिकीय जंतु है और इससे सारे काम करने हैं, तो इसके शरीर के बाहर भाई ये होती है झिल्ली। ये क्या होती है, झिल्ली। और इस झिल्ली को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, कोशिका झिल्ली। और इस कोशिका झिल्ली के द्वारा क्या होता है, यह कोशिका झिल्ली होती है अर्धपारगम्य, यानी कि सेमी परमिएबल होती है। यह अर्धपारगम्य होती है, सेमी परमिएबल होती है। क्या होती है मेरे भाई, सेमी परमिएबल होती है। और सेमी परमिएबल है मेरे भाई, तो इससे उत्सर्जित पदार्थ जो भी इसके शरीर में बनते हैं वह इसी के द्वारा एक बाहर, इनके शरीर के बाहर एक संरचना बनती है जिसका नाम होता है प्लाज्मा लेमा। और प्लाज्मा लेमा के द्वारा ही इनसे उत्सर्जन की क्रिया होती है। इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा लेमा क्या है, तो प्लाज्मा लेमा अमीबा में पाया जाने वाला एक ऐसा अंग है जिससे उत्सर्जन की क्रिया संभव होती है। इसके बारे में आप जान गए। अब चलते हैं भाई मेरे आगे, ठीक है। अब आगे बढ़े भाई, तो आप अमीबा के बारे में पढ़ लिए। अब अगर बात करें मेरे दोस्त, एक कोशिकीय जंतु के बारे में आप जान गए। अब बात करें भाई मेरे दोस्त बहुकोशिकीय जंतु की। तो बहुकोशिकीय जो जंतु होते हैं ना भाई, इन बहुकोशिकीय जंतु को हम 2 भागों में बांटते हैं। जंतु जगत को 2 भाग में बांटा जाता है। क्लास 9th में आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, जहां पर एक को कहा जाता है भाई अकशेरुकी। एक को क्या कहते हैं, अकशेरुकी। और एक को कहते हैं भाई कशेरुकी। एक को क्या कहते हैं भाई, कशेरुकी। क्लियर है। ये होता है भाई मेरे 11 और ये होते हैं भाई मेरे कितने, 5। ये 5 और वो 11, ये दोनों ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे भाई, ये होता है, वो होता है 11 और ये होते हैं भाई, ये होता है 11, वो होते हैं 5। अब देखो अकशेरुकी मतलब भाई जिसमें रीढ़ की नहीं होती है। इसमें भाई रीढ़ की हड्डी होती है। इसमें रीढ़ की हड्डी क्या होती है भाई, होती है। भाई मेरे अगर हम आगे बढ़ जाए मेरे भाई, तो यहाँ पर बात ये आती है कि इसमें कौन कौन से जीव होते हैं, कौन कौन सा संघ होता है।
तो इस 11 जो संघ होते हैं ना भाई, उसमें होता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, फिर होता है मेरे भाई पोरीफेरा, क्या होता है मेरे भाई पोरीफेरा, फिर होता है भाई सिलेंट्रेटा, सिलेंटेरेटा, फिर होता है भाई प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेटीहेलमिन्थिस, फिर होता है मेरे भाई एस्केहेलमिन्थिस, फिर क्या होता है भाई एस्केहेलमिन्थिस, फिर क्या होता है मेरे भाई, फिर होता है भाई इसके बाद होता है ऑर्थ्रोपोडा, इसके बाद क्या होता है भाई ऑर्थ्रोपोडा, फिर होता है एनिलीडा, फिर होता है भाई मोलस्का, फिर होता है भाई इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, फिर होता है भाई कॉर्डेटा, फिर क्या होता है भाई कॉर्डेटा, फिर होता है भाई प्रोटो कॉर्डेटा। ये होते हैं 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया 11। और ये होते हैं भाई 5, तो 5 5 5 में कौन कौन आता है, तो पहला आता है पीसीज, जिसको मत्स्य कहते हैं, हिंदी में मत्स्य कहते हैं। दूसरा नंबर होता है भाई एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, जिसको भाई हिंदी में कहते हैं उभयचर। अगला होता है भाई रेप्टाइल्स, इसको कहते हैं भाई सरीसृप। फिर होता है भाई चौथा नंबर क्या होता है, उसको कहते हैं एविज, एविज जिसको कहते हैं पक्षी। और अगला होता है भाई मैमेलिया, मैमेलिया जिसको कहते हैं स्तनधारी, जिसको क्या कहते हैं भाई स्तनधारी। ये बात ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करें कि इन सभी जीवों में, तो इनमें उत्सर्जित पदार्थों को निकालने के लिए विशेष प्रकार के अंग उतने नहीं विकसित होते हैं, क्योंकि ये इन्हीं का इसका ही परिवर्तित रूप है। ये जो अमीबा है आपका, ये अमीबा आपको किसमें आता है ये जो अमीबा है आपको, यह अमीबा प्रोटोजोआ संघ में आता है। किसमें आता है, प्रोटोजोआ संघ में आता है। क्या होता है पहले कौन हमें बनवा लेते सर, प्रोजेक्ट डिलीवरी पूजा में होगी। अब देखो भाई, अब यहाँ पर क्या होगा कि इन लोगों के पास बेकार पदार्थों को, उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने के लिए किसी भी विशेष प्रकार का अंग नहीं पाया जाता है। याद रखेंगे कि ऑर्थ्रोपोडा से ही आपको अंग का निर्माण होना चालू होगा। उत्सर्जी अंग का मेलपिगी की कोशिका होती है, इसमें किसमें होता है, मेलपिगी की कोशिका ऑर्थ्रोपोडा में होता है। और याद रखेंगे मेरे भाई कि जब हम आगे चलेंगे कशेरुकी में, तो कशेरुकी में हमारे पास, हम लोग मैमेलिया वर्ग में आते हैं, हम लोग स्तनधारी हैं। पीसीज का मतलब मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली, जितनी भी मछलियां होती हैं उसमें भी उत्सर्जन तंत्र होता है, लेकिन उतना विकसित नहीं होता है। एम्फीबियन में भी होता है, रेप्टाइल्स यानी सांपों में भी होता है। एम्फीबियन मतलब मेढक भाई, जो स्थल और जल दोनों जगह पर रहता है, उसे हम क्या कहेंगे, उभयचर कहेंगे। रेप्टाइल्स जो सरीसृप, रेंग कर चलने वाले जो होते हैं, उसे सरीसृप कहते हैं। एविज किसे कहते हैं भाई, पक्षी वर्ग में जितने आते हैं जिनके हड्डी खोखले होते हैं, उनके शरीर पर पर निकले रहते हैं, उसे हम पक्षी बोलेंगे। और मैमेलिया जिसमें स्तन होगा, जो अपने बच्चे को दूध पिलाएंगे, मैमेलिया वर्ग कहेंगे। अगर बात करें इसमें प्रोटोजोआ में, प्रोटो का मतलब होता है प्रथम, जोआ का मतलब जंतु, सबसे पहला जंतु होता है। पोरीफेरा की बात करें, इसके शरीर पर छिद्र होता है। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल होता है सीफा और साइकल, ठीक है। हाइलोनेमा भी इसमें होता है और साइक्लोटेरा भी इसी का होता है। सिलेंट्रेटा की बात करें भाई, तो सिलेंट्रेटा में आपको एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, तो सिलेंट्रेटा में आपको आ जाएगा एग्जाम्पल के रूप में भाई हाइड्रा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हाइड्रा, ठीक है। और यूग्लिना भी इसी में आएगा। आगे बात करें प्लेटीहेलमिन्थिस में, तो प्लेटीहेलमिन्थिस में आपको आ जाएगा भाई राउंड वर्म आता है, लिवर फ्लूक आता है, ठीक है। नहीं, राउंड वर्म नहीं आएगा, लिवर फ्लूक आता है, टिनिया सोलियम आता है, जो मानव के आंत में पाया जाता है। प्लेटीहेलमिन्थिस के बाद एस्केहेलमिन्थिस का नाम होता है एस्केरिज और बुचेरिया, इसके एग्जाम्पल होते हैं, नाम आप नहीं जानते हैं। ऑर्थ्रोपोडा में जितने भी जीव होंगे, उन सभी जीवों के पैर खंडित होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में बटे होते हैं। जैसे बात करें भाई मधुमक्खी, उसके पैर टुकड़ों में होते हैं। जैसे बात करें मच्छर, उसके पैर टुकड़ों में बटे होते हैं। जैसे बात करें तितली, उसके पैर टुकड़ों में बटे होते हैं। जैसे बात करें आपको और भी जीव ले लें जिसके पैर में संधि होता है,
संधि होता है, जोड़ होता है, उनके शरीर में याद रखेंगे भाई मेरे भाई